हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार आप सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। एक्चुअली जो एसएससी के जो एग्जाम्स हैं जैसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो, उसमें आपका प्री होता है, उसके बाद आपका जो है मेंस होता है और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, फिर आपका टाइपिंग होता है। सिमिलरली इसी तरीके से जो सीएचएसएल होता है उसमें प्री के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होता है। एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में वो आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम है उसमें जो सीएचएसएल के लिए जो सिलेबस है और जो आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम ही है। जनरली उसमें लेटर राइटिंग, एप्लीकेशंस और आपकी जो ऐसे राइटिंग होती है, प्रेसी राइटिंग्स, ये सब उसके सिलेबस का पार्ट है। बट स्टिल जो एसएससी है वो जनरली लेटर और ऐसे ही पूछती है। बट इन सीजीएल 2019 इन्होंने जो है प्रेसी पूछ लिया था, तो दैट वाज अ बिग शॉक फॉर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग जो एसएससी सीएचएसएल का डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम है जो कि शेड्यूल्ड है 14 फेब को, जिसमें अराउंड 25 डेज लेफ्ट है, तो उसके लिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे प्रिपरेशन करें इन 25 डेज में, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। मैं यहाँ पर जो है अपना जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जिसकी वजह से जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो जो है हिंडर ना हो। ठीक है, ओके। So this video is about how to prepare for SSC CHSL descriptive exam. For that matter आप इसको जो है SSC CGL के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेम ही स्ट्रेटेजी है दोनों एग्जाम्स के लिए। This is about me. आपका एक बहुत ही जेन्युइन सवाल हो सकता है कि why we should believe in you और why am I the right person to guide you for this exam. तो ये कुछ मेरे मार्क्स हैं जो मैंने SSC CGL 2017 दिया था उसका स्कोर, और जो मैंने SSC CGL 2018 दिया था उसका डिस्क्रिप्टिव का स्कोर जो है। आइए अब देखते हैं एसएससी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को, जो कि शेड्यूल्ड है आपका 14 फेब को और जिसमें अराउंड 25 डेज लेफ्ट है। तो अब देखते हैं हम इसका बेसिकली एक लमसम अमाउंट में अगर इसका हम लोग सिलेबस देखें तो सिलेबस में आता है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग और आता है आपका ऐसे राइटिंग। इसके साथ साथ आप प्रेसी राइटिंग को भी ना बिल्कुल भी लाइटली लें, क्योंकि वो इस बार आया था सीजीएल में, तो मे भी हो सकता है फॉर अ चेंज एसएससी जो है सीएचएसएल में भी दे दे, बिकॉज जो आपका लेटर राइटिंग होता है और जो एप्लीकेशन होता है उसमें एड्रेस का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो ये लोग यूएफएम बनने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से डिस्क्रिपेंसीज बढ़ जाती है। तो मे बी इसकी वजह से वो चांसेस हैं कि आपको प्रेसी दे दें, क्योंकि ऐसी किसी भी चांसेस की ऐसे कोई भी चांस नहीं होता प्रेसी में, क्योंकि वहां पर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्पेस ही नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो है ऐसे राइटिंग। आइए तो अब हम सबसे पहले कवर करते हैं लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग को। एक्चुअली में जो लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग है वो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले लर्न द लेटेस्ट फॉर्मेट। आपके जो आपके लेटर फॉर्मेट्स हैं, जैसे आप जब लेटर राइटिंग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है कि आपको आपका जो सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर एक लाइन का गैप होगा, फिर डेट आएगी आपकी, फिर आपका जो रिसीवर्स एड्रेस आएगा, फिर इस तरीके से एक पैटर्न होता है आपका, प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है। तो आपको ये फॉर्मेट 100% याद करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन वेज यूजिंग देम वन कैन स्टार्ट एंड कंक्लूड द लेटर। तो एक्चुअली में जब भी आप देखिए फॉर्मल लेटर्स देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिटोरियल लेटर्स की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, वो होता क्या है कि वो इनिशियल जो होता है आपका सब्जेक्ट लिखने के बाद, सैल्यूटेशन लिखने के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं उसको, तो क्या होता है वो मोर और लेस एक, जब क्या एक्चुअली में जो इशू आता है स्टूडेंट्स के ऊपर वो आता है कि हाउ टू इनिशिएट द लेटर या फिर हाउ टू कंक्लूड द लेटर। और ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप इनिशियल अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे अपनी उस बॉडी को, जो लेटर की बॉडी है, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा एग्जामिनर के ऊपर। सो मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया कि मान लीजिए आपका अगर कोई लेटर है एडिटोरियल के लिए, तो उसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसको आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही जनरल सा स्टार्ट है ये आपका, कि जैसे आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है कि आप इसी दो स्टार्ट को यूज करें, आप और सर्च कीजिए, आपको हो सकता है कोई और बेटर मिल जाए, आप उस
जो इनिशियल जो आपके फ्रेज हैं, आपकी जो 2 लाइन है होंगी, उनको आप यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ही कंक्लूजन के लिए भी आप 1 या 2 लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, आपका प्रिपेयर्ड रहेगा लेटर और आपको केवल बीच की जो बॉडी होगी वो फिल करनी होगी। तो आइए देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है इसमें स्टार्टिंग में। तो आप एक इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि मे आई हैव द ऑनर टू ड्रॉ अटेंशन थ्रू द ऑनरेबल कॉलम ऑफ योर डेली। डेली का मतलब होता है न्यूज़पेपर ही, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया स्टार्ट करने का। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, मे बी आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। एक्चुअली यहाँ पर आई वुड आएगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन। जो आपकी ओपिनियन है वो जिस भी टॉपिक पर लेटर आया है, जिस भी टॉपिक पर एडिटोरियल आया है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं और फिर उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ आपका कि हाउ टू स्टार्ट अ लेटर। बट अगर आप जो है बात करें कि हाउ टू कंक्लूड अ लेटर, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट स्टार्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट कंक्लूड करना भी है। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, आई होप दिस लेटर फाइंड्स अ सुटेबल प्लेस इन योर डेली। आप इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि दिस इज टू एड्रेस द कंसर्न अथॉरिटीज, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली में जो लेटर था और जो एप्लीकेशंस थे वो तो बहुत ही एक बेसिक सी चीज है, वो हर कोई कर सकता है अगर थोड़े से एफर्ट्स के साथ। बट दो जो सबसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो सबसे मेन इशू आता है वो आता है आपका ऐसे राइटिंग का। तो जो आपका बिगेस्ट कंसर्न है आपका, वो है आपका ऐसे राइटिंग का बिगेस्ट कंसर्न। आइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे राइटिंग में आपका जो है कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने चाहिए, टॉपिक्स टू प्रिपेयर, ठीक है। तो एक तो होता है आपके जनरल टॉपिक्स, आप जो जनरल टॉपिक्स प्रिपेयर करें, जैसे एक हो गया, जैसे आपका जनरल टॉपिक हो गया एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, सेफ प्लैनेट अर्थ हो गया आपका, जैसे आपका हो गया कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में है। तो ये सब जो है टॉपिक आपके, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये सब जो टॉपिक्स हैं आपके, ये हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो इनको आप प्रिपेयर कीजिए। उसके अलावा आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे सोशल इश्यूज होते हैं। सोशल इश्यूज का एग्जांपल कैसे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट एक सोशल इशू है। जैसे मॉब लिंचिंग का एक इंसिडेंट था, वो काफी कॉमन हुआ था इंडिया में, तो मॉब लिंचिंग एक सोशल इशू है। जैसे करप्शन इन इंडिया है, करप्शन भी एक सोशल इशू है। तो इस तरीके के जो सोशल इश्यूज होते हैं उनको आप जो है एड्रेस करें, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जैसे कुछ होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जैसे योगा, व्हाई योगा इज इम्पोर्टेंट, ये हो सकता है आपसे पूछा जाए, ऐसे इसके बारे में पूछा जाए। हेल्थ इज वेल्थ की कोटेशन देके आपसे पूछा जाए कि ऐसे क्या होगा। तो जो हेल्थ से रिलेटेड बहुत ऐसे हैं, हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है हमारे लिए, एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब क्या होता है आपका, गवर्नमेंट ऑफ स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स क्या होती हैं, जैसे कि आपके जल शक्ति अभियान हो गया, जैसे कि आपका जो है स्वच्छ भारत अभियान हो गया, ये तो आया भी हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके की, जैसे जीएसटी है आपका एक, जो गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन एक स्टेप है गवर्नमेंट की। तो इस तरीके की जो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं, आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके होते हैं कुछ करंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो उनको आप जो है क्या कर सकते हैं, एक्चुअली क्या एसएससी सीजीएल 2019 में जो टॉपिक आया था, वो जो है काफी वो बहुत ही वो करंट से रिलेटेड टॉपिक था। व्हाट वाज द उस टॉपिक का नाम क्या था, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑन आवर सोसाइटी, ऑन आवर एनवायरनमेंट, कुछ ऐसे करके कुछ टॉपिक था, ठीक है। तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेड टॉपिक था, क्योंकि वो जनरली करंट अफेयर्स से लोग प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन जिन लोगों ने भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया होगा तो उन लोगों ने उस पर लिख दिया होगा, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स को भी ना छोड़ें और टॉपिक्स जो होते हैं वो आप जरूर यूज करें। जैसे कि इस टाइम पर क्या चल रहा है, इस टाइम पर जो आपका ड्रग्स है, जो बॉलीवुड है उसके उसमें जो काफी ड्रग्स वगैरह का बहुत मेंशन है इस बार, जो है बहुत न्यूज वगैरह में भी काफी रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरफ जा रही है। तो ड्रग्स एंड इट्स एडिक्शंस वगैरह के ऊपर भी आपके ऊपर टॉपिक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है बिल्कुल अटेंटिव रहिए और देखिए कि चारों तरफ एक्चुअली में हो क्या रहा है और कौन सी चीज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऐसे होता है उसको हम कैसे कैसे वो कर सकते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहला जो सेगमेंट है, एक्चुअली ये ऐसे की बॉडी तो नहीं है प्रॉपर, बट क्योंकि कोटेशंस जो होती हैं आपकी वो बहुत ही बहुत आपका जो है क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना उसकी जो अटेंशन है वो बहुत ज्यादा वो
अटेंशन मिलती है उनको कोटेशन से, अगर आप एग्जामिनर को अगर आप ऐसे की स्टार्ट करते हैं कोटेशन से, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका ऐसे का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आती है आपकी मेन बॉडी। मेन बॉडी क्या होते हैं, मेन बॉडी में आप जो है 2 पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हैं। और एक्चुअली में क्या है ना, ये कोटेशन हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, मेन बॉडी हुई, इनको हम लोग एक स्पेसिफिक स्लाइड्स में इंडिविजुअली सब चीजों को अच्छे से समझेंगे। ये आप कैसे इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, कैसे इस चीज को प्रोसीड करें इन चीजों को लेके, जिससे कि आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। अब जैसे ये आपका मेन बॉडी है, मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी को आप 1 पैराग्राफ में लिखें या फिर आप 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। आपका जो कंक्लूजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके एस्से का। ये ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आपका। आपके इससे एटीट्यूड पता चलना चाहिए आपका कि आप जो है चैलेंजेस को बहुत ही ब्रेव और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में भी आप एक कोटेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो यहाँ पर है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो मे बी क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी, मेन बॉडी और कंक्लूजन्स, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़े से फेड हो जाए। तो आपकी जो लास्ट कोटेशन होगी, अगर वो स्ट्रांग है, तो उससे आपका जो इम्पैक्ट है वो फिर से मेंटेन हो पाएगा। और हो सकता है, और इससे क्या होता है, इनसे ना, इन सब चीजों से जो एग्जामिनर होता है, उसकी जो ओपिनियन होती है वो बायस होती है आपकी तरफ, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुकता है। तो ये सब चीजें अपना इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। चलिए, अब हम जो है देखते हैं कि कोटेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूँ कि कोटेशंस क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोटेशंस को ऐड कर देना ही सफिशिएंट नहीं होता, हमको जानना है कि कैसी कोटेशंस ऐड की जाए जिससे कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, हम मैक्सिमम मार्क्स जो है ले सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चलिए मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ। कोटेशन का मैंने बताया कि आप टॉप और बॉटम दोनों में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ कोटेशंस याद हैं आपको, तो आप टॉप और बॉटम दोनों में ऐड कीजिए, वरना आप टॉप पर ही ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। अगर इनकेस आपको नहीं आते तो कोई इशू नहीं। अच्छा, अभी तो आप लेकिन प्रिपरेशन फेज में है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोटेशंस को रखें अपने पास और उनको याद रखें, प्रैक्टिस करते रहें उनकी, जिससे कि आपके पास एग्जाम टाइम पे जब कोई टॉपिक आए तो उससे रिलेटेड कोटेशंस प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल लिया, किस चीज का एग्जांपल लिया कि लेट्स हमारे पास जो ऐसे आया है वो आया है एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, प्लैनेट से रिलेटेड हो। जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी एक है तो एनवायरमेंट का ही इशू ना, एक हमारी जो प्लैनेट है उसका ही इशू है। इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें होता क्या है, जो जनरली लोग जो होते हैं वो कैसी कोटेशन ऐड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी की जो कोटेशंस है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो उन्होंने जो कोटेशंस दी हुई है, लगभग आपको बहुत टॉपिक्स पर उनकी कोटेशन मिल जाएंगी, क्योंकि वो जो है सोशल सिनेरियोस के ऊपर ही थिंकिंग करते थे अपनी, तो उस पर वो अपनी बातें रखते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते थे। और नो डाउट वो बहुत ही ज्यादा यूनिक होता था और बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होता था। बट एक्चुअली है क्या, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो जो है रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इतना यूज हो चुकी हैं चीजें कि अब उनका जो चार्म है ना, वो जो है खत्म हो चुका है एक तरीके से। वो एक तरीके के क्लिशे बन चुकी है, मतलब कि वो हर कोई यूज कर रहा है, तो वो यूनिक नहीं है किसी भी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसी कोटेशन यूज करनी चाहिए जो कि एकदम से एग्जामिनर की अटेंशन कैच करें, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ। गांधी जी की जो कोटेशन है, वो ये एक कोटेशन है, बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। नो डाउट ये एक बहुत ग्रेट कोटेशन है अपने आप में। बट आपने ये ना जाने कितनी बार सुनी होगी, और इसके प्रति जो आपका एक एटीट्यूड होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएं इससे। आपको पता है इस चीज के बारे में, आपने बहुत बार पढ़ चुका है। एंड बिलीव मी, जब ये आपने इतनी बार पढ़ चुका है, आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम क्वांट में, जीएस में, रीजनिंग में और इंग्लिश में एज ऑब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, और आप डिस्क्रिप्टिव को तो उन सब एग्जाम्स के कंपैरिजन में काफी कम टाइम देते हैं। तो जब आपने इतना सुना हुआ है, तो इमेजिन कीजिए कि वो जो इंग्लिश का टीचर है जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसने कितना सुना हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये जो वो होते हैं ना, ये जो है बिल्कुल टेस्टलेस हो जाते हैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्या करें, आप यूज करें कुछ ऐसी कोटेशंस। आप गूगल करेंगे कोटेशंस को तो आपको बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस मिलेंगी। बट मेरा एक मानना है कि जो कोटेशन हो वो विटी होनी चाहिए, विटी इन द सेंस कि बहुत ही छोटी हो और अपनी बात को अलग तरीके से कह सके। वो या तो एग्जामिनर को सोचने पर मजबूर कर सके कि ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता था सोचने का, या एक छोटी सी कुछ ही शब्दों में अपनी बहुत बड़ी बात कह जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाट आई स्टैंड फॉर इज व्हाट आई स्टैंड ऑन। इसके साथ आप क्लैरिटी के लिए ये भी लिखें, सेव प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ,
व्हाट आई स्टैंड फॉर, मैं जिस चीज के लिए खड़ा होता हूँ, मैं उस चीज के लिए खड़ा होता हूँ जिस पर मैं खड़ा हूँ। इसका अगर आप हिंदी में अनुवाद करें तो व्हाट आई स्टैंड फॉर इज व्हाट आई स्टैंड ऑन। ठीक है ना। तो ये जो आप कोटेशन देंगे ना, तो ये हो सकता है चांसेस है कि एग्जामिनर ने ना सुनी हो या बहुत कम सुनी हो, लेकिन ये अपने आप में कोटेशन जो है छोटी सी कोटेशन है, लेकिन अपने आप में बड़ी बात कहती है। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एक और कोटेशन आपको कोट करना चाहूँ, द अर्थ इज नॉट डाइंग, द अर्थ इज नॉट डाइंग, इट इज बीइंग किल्ड एंड दोज हु आर किलिंग इट हैव नेम्स एंड एड्रेसेस। यानी ये बात कर रहा है कि ह्यूमंस हैं जो उसको, जो अर्थ है, हम लोग बोलते हैं कि अर्थ जो है डाई कर रही है, मर रही है, तो ये कह रहा है कि अर्थ मर नहीं रही, उसको मारा जा रहा है। और कौन मार रहा है उसको? वी द पीपल, हम मार रहे हैं उसको। कैसे हम मार रहे हैं उसको? प्लास्टिक्स को प्रोडक्शन करके, डिफॉरेस्टेशन करके, अनप्लान्ड डेवलपमेंट करके, सस्टेनेबल गोल्स की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए, तो हम अर्थ को जो है मार रहे हैं। ठीक है ना। और हम लोग कौन है? हमारे नेम्स भी हैं और हमारे एड्रेसेस भी हैं। तो इस कोटेशन में जो राइटर है जिसने ये कोटेशन लिखी है, ऑथर ने, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इस चीज को मेंशन किया है। ठीक है। तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं अगर आपको इतनी बड़ी कोटेशन याद रहती है। बट जनरली ये कोटेशन अच्छी है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर लिखी है। वरना कोटेशन कोशिश कीजिए थोड़ी छोटी ही हो, है ना। कोटेशन थोड़ी छोटी ही हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है। अब मैंने क्या लिया, मैंने जो लास्ट जो एग्जांपल था डेट वाज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अब ये जो टॉपिक है ना, ये वाला जो मैंने स्लाइड लिया है, इसमें मैंने लिया है कि एक सोशल टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। जो विमेन एम्पावरमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको पता होगा कि जब भी वुमेन एम्पावरमेंट का जिक्र आता है तो वहां पर एक कोटेशन का ना हमेशा बहुत बहुत वो किया जाता है कि वो कोटेशन क्या है। वो कोटेशन है जैसे क्लिशे कोटेशन, मतलब जो बहुत ही कॉमन हो, एकदम जो बहुत कॉमन कोटेशन हो। तो क्या है वो? यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन। अगर आप एक आदमी को, पुरुष को एजुकेट करते हैं तो आप केवल एक पुरुष को ही एजुकेट करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है जनरली, जो जब अगर अगर आप किसी इंडिविजुअल, किसी आदमी को एजुकेट करेंगे तो जनरली सोसाइटी में क्या होता है कि वो जॉब करने के लिए चला जाएगा, तो वो तो बच्चों को पढ़ाएगा नहीं अपने को। इफ यू एजुकेट अ वुमेन, इफ यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन। तो जो जनरली जो मदर्स वगैरह होती है, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा बचपन में, वही आपको ज्यादा पढ़ाती थी। बेसिक जब आप क्लासेस में थे तो वो आपकी पढ़ाई में बहुत इन्वॉल्वमेंट लेती थी। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज में डायरेक्शन कर रहा है। तो ये एक मोटिवेशन दे रहा है कि आप वुमेन को पढ़ाइए ज्यादा से ज्यादा। मैन को तो पढ़ाइए ही पढ़ाइए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वुमेन पे बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो एजुकेशन है वो कम है, वो लिटरेसी रेट में क्लियरली दिखाई देती है। ठीक है ना। जो सेंसस होते हैं, जैसे 2011 में हमारा सेंसस हुआ था, तो उसमें भी डिफरेंस क्लियरली दिखाई देता है। तो इस कोटेशन का ये मतलब है। कोटेशन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हमने रिपीटेडली यूज किया है, अब मैं क्या कहता हूँ, आप दूसरी कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। वो कोटेशन क्या है? देखिए, द क्वेश्चन इज नॉट हु इज गोइंग टू लेट मी, इट्स हु इज गोइंग टू स्टॉप मी। समझ रहे हैं आप? तो आप देखिए इस पहली वाली कोटेशन में, ये पहली वाली जो स्टेटमेंट है और जो दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है, उसमें एटीट्यूड का पूरा डिफरेंस आ गया है। तो ये कितनी इन्होंने, इसने जो है, राइटर ने, जो ऑथर ने जो बात बोली है, ये कितनी ब्यूटीफुल तरीके से और कितनी छोटे स्टेटमेंट में कितनी बड़ी बात बोलती है। इसका मतलब कि ये जो है एनकरेज कर रहा है वुमेन्स को ब्रेव होने के लिए, बोल्ड होने के लिए। ठीक है ना। तो ये कोटेशन अपने आप में काफी अच्छी है। द क्वेश्चन इज नॉट हु इज गोइंग टू लेट मी, इट इज हु इज गोइंग टू स्टॉप मी। तो आप ऐसी कोटेशन यूज कीजिए जो कि बहुत ज्यादा, एक तो इनको बहुत ज्यादा स्टूडेंट यूज नहीं करेंगे और दूसरा टीचर्स ने भी ये बहुत ज्यादा नहीं सुनी, तो उसके लिए एकदम से ऑल ऑफ अ फ्रेश चीज है ये बहुत। ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है वो इसको ज्यादा एंटरटेन करेंगे। अच्छा, अब मैं एक बार और बता सकता हूँ वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक और कोटेशन। द एम्पावर्ड वुमेन इज पावरफुल बियॉन्ड मेजर एंड ब्यूटीफुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी कोटेशन है। तो इस तरीके की कोटेशन, इस एग्जांपल्स को लेने का मेरा केवल इतना सा पर्पस है कि आप इन कोटेशन को सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ऐसे का, उस टॉपिक को आप जो गूगल कीजिए, वहां से कोटेशन निकालिए, और बिलीव मी आपको बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस मिलेंगी। ठीक है। और अगर इन केस आपको नहीं मिलती तो आप मुझको मैसेज कीजिए, आप मुझको कमेंट कीजिए, मैं आपको ऐसी कोटेशन दूंगा। मेरे पास ऐसी कोटेशन कंपाइल्ड है, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी इनको लिखा है, एक चीज अपने कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, ये वाली जो कोटेशन है ना, ये मुझको इतनी अच्छी लगी कोटेशन की, मैं रह नहीं पाया और मैंने ये इंक्लूड कर ही ली अपने उसमें। मैंने कहा कि क्योंकि ये जो कोटेशन है ना, इसके इसके बारे में एक अच्छी बात क्या है, इस कोटेशन के बारे में, इस कोटेशन के बारे में अच्छी बात ये है कि ये जो इस तरीके की जो लैंग्वेज लिखी है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है स्टार्टिंग में। ये जो स्टेटमेंट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपको पता होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट लाइन होती है। तो क्या हुआ है, अभी जो मॉब लिंचिंग थी उसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उन्होंने क्या बोला, वी द पीपल ऑफ इंडिया से वी द मॉब ऑफ इंडिया। और मॉब क्या होता है? मॉब होते हैं जो एंग्री पब्लिक होती है, जो गुस्से में, भीड़ तंत्र जिसको बोलते हैं,
और इन्होंने आखिरी में क्या बोला है, इन्होंने आखिरी में बोला है मोबोक्रेसी लिंच डेमोक्रेसी, और ये हो गया भीड़ तंत्र ने डेमोक्रेसी को लिंच कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके की आप देखिए ना, आप जो इनोवेटिव चीजों को थोड़ा सा यूज कीजिए। अच्छा, ये तो हमने बात करी कोटेशन की। कोटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या आती है, ऐसे के लिए वो आती है हमारी इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन को आप कैसे रखना है, देखिए इंट्रोडक्शन को आपको क्या है, जैसे आपका टॉपिक हो उसी हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन रखना होगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो टॉपिक्स होते हैं आप थोड़ा थोड़ा अगर उनको कैटेगराइज करना चाहें तो वो आपके जनरली क्या होते हैं, अर्थ से एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। आपने क्या किया, आपने बहुत सारे ऐसे पढ़े और उनसे आपको कुछ लगा कि ये बहुत इंप्रेसिव तरीके से स्टार्ट किया है किसी ने अपने जो एसेस हैं उनको। ठीक है, अब जब उन्होंने बहुत इंप्रेसिव तरीके से स्टार्ट किया है ना, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप भी उनको यूज कर सकते हैं अपने एसेस में, उन्हीं लाइन को एग्जैक्टली। क्योंकि कई बार होता है कि अब आपके पास 25 डेज है, तो आप इसमें दिस इज द फैक्ट कि आप जो है अपनी राइटिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, आपके पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है ना, तो आप इसमें इस चीज का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने जो ऐसे का टॉपिक है, मान लीजिए वो अर्थ एनवायरमेंट या ग्लोबल वार्मिंग इन सबसे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप कैसे इनिशिएट कर सकते हैं अपने इस ऐसे को, नेचर इज लाइक अ मदर एंड हैज गिफ्टेड अस यूज कीजिए, या फिर बिस्टोर्ड अस, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप ऐसे वर्ड यूज करेंगे तो भी इंप्रेशन बढ़ता है। bestowed us with many things like diversified flora and fauna, picturesque scenery, and many more. But when there is any imbalance in our nature, the consequences are devastating. ठीक है ना, आपके पास कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड इशू होगा ना, आप इसके बाद जो है आप अपना कंटिन्यू कर दीजिए, जो उन्होंने बोला गया है टॉपिक जो बोला है उस पर आप जंप कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक स्मूथ ट्रांजिशन मिल जाएगा आपको। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट है, व्हेन टॉपिक इज रिलेटेड टू इंडिया। अब क्या होता है, कई बार इंडिया से पूछा जाता है कि आप इंडिया को डिफाइन कीजिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, या इंडिया इज द लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, इस तरीके से टॉपिक पूछते हैं, वो इंडिया का स्टेटस जानते हैं वर्ल्ड में क्या है एक्चुअली में। तो इंडिया की जो इमेज है वो कैसी हो रही है, बेटर हो रही है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप उसको। तो जब इस तरीके की इंडिया से सेंटर्ड क्वेश्चन आता है ना आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ ऐसी चीजें याद कर सकते हैं कि हमको पता है इंडिया के बारे में कुछ जनरल चीज, तो उसको आप लिख के देख सकते हैं। इंडिया इज कल्चरली रिच कंट्री विच हैज स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड पीस। जानते हैं कि जो इंडिया होती है वो बहुत ही ज्यादा इंडिया जो है हमेशा ऐसा वो माना जाता है जिसने शांति का पैगाम दिया है पूरी दुनिया में। ठीक है ना, सिंस सिंस द टाइम इमेमोरियल इट हैज प्रोड्यूस्ड इट हैज प्रोड्यूस्ड न्यूमरस वर्ल्ड लीडर्स लाइक, कैसे वर्ल्ड लीडर्स ने प्रोड्यूस किए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, आपके महात्मा गांधी जी, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं कि कैसे आप जो है एक प्राउड इंडियन है, और फिर उसके बाद आप ग्रेजुअल ट्रांजिशन बनाइए नेक्स्ट पैराग्राफ से कि क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको लेके कि हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं उनको, फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, और फिर एज अ सोसाइटी हम इंडिया को जो है कैसे ऊपर उठा सकते हैं और कैसे और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि वो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड को एक बेटर वो बना सके, पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट में उसके बेटरमेंट में एक बहुत ही लीड रोल प्ले कर सके। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब एक टॉपिक आता है। अच्छा, अब ये जो मैं अभी तक जो मैं कर रहा था ना, इनिशियल जो मैंने स्टार्ट किया है, जैसे एनवायरनमेंट का हो, जैसे मदर अर्थ करके मैंने स्टार्ट किया उसको, या फिर मैंने जो है आपका जो इंडिया है उसको बड़ी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट किया। अब ये जो टॉपिक है ना टेररिज्म, मैंने ये इसीलिए यहाँ पर यूज किया है कि आपका जो टेररिज्म है ये बहुत ही अलार्मिंग टॉपिक है, बहुत ही अलार्मिंग टॉपिक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि आपके पास जब पेंडेमिक आ गया, जैसे पेंडेमिक के ऊपर आप लिखिए, आप टेररिज्म के ऊपर लिखिए, तो ये बहुत ही अलार्मिंग टॉपिक है। तो आप स्टार्टिंग ही ऐसी कीजिए कि इंसान एकदम शॉक हो जाए और वो सोचे ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन। समझ रहे हैं आप इस बात को कि मतलब बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशन है, दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन, दिस इज इमरजेंसी, इस तरीके की उसके अंदर फीलिंग आ जाए। समझ रहे हैं, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को मैंने स्टार्ट किया है कि एम्प्यूटेटेड लिम्स मतलब जो कटे हुए हाथ होते हैं, हेडलेस टॉर्सो, टॉर्सो का मतलब होता है जो धड़ होता है ना सीधा, और ऊपर से गर्दन कटी हुई है उसको, तो उसको टॉर्सो बोलेंगे। तो जो टॉर्सो है, ब्लड शेड रोड्स मतलब खून बिखरा हुआ है रोड्स पर, चाइल्ड क्राइंग विद इट्स मदर कॉप्स मतलब अपनी जो माँ है उनकी जो लाश है उसके सामने बच्चा रो रहा है। ठीक है, पीपल ग्रोनिंग इन पेन, लोग जो है दर्द से कराह रहे हैं, चारों तरफ देखो। तो ये जो सिनेरियो है ये वर्ल्ड में प्रेजेंट है, और ये इसकी सबसे बड़ा एक अहम जो इसका वो है फैक्टर है जिसने रोल प्ले किया वो टेररिज्म है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके का आपने एक दृश्य पैदा किया ना, एक सीन पैदा किया ना आपने, तो जो एग्जामिनर है वो
वो मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर से बहुत टच हो जाएगा आपके उससे, क्योंकि यही रियलिटी है ना, कहीं ना कहीं। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, इन सब का जो रिजल्ट है, मतलब ये किसका रिजल्ट है, ये टेररिज्म का रिजल्ट है। फिर आप डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज टेररिज्म, और फिर आप जो है अपने एसे में ट्रांजिशन करिए, इससे स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा आप पे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, अब आप देखते हैं कि हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कोटेशन, फिर हमने देखा इंट्रोडक्शन। अब आई है मेन बॉडी की बारी। जो मेन बॉडी होती है, एक्चुअली जो मेन बॉडी है उसको आप कैसे देखेंगे? तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि मेन बॉडी जो होती है उसको आप 2 पैराग्राफ में लिखिए या फिर आप 1 पैराग्राफ में लिखिए, है ना, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लिखा है इट शुड हैव बैलेंस्ड ओपिनियन बैक्ड विद फैक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक्चुअली में क्या होता है ना, हम सब लोगों की एक पर्सनल ओपिनियन होती ही होती है, ठीक है। हो सकता है कि कोई इंसान हो जिसको डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल ही पसंद ना हो, या हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको डिमोनेटाइजेशन इतना पसंद हो कि उसमें कोई कमी ना नजर आए, ठीक है। लेकिन हम लोग एक स्टूडेंट है और हम लोग एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एनालिटिकल माइंड अपना यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अगर डिमोनेटाइजेशन टॉपिक पर आए तो हम लोग एक बैलेंस्ड ओपिनियन शो करेंगे। बैलेंस्ड ओपिनियन इन द सेंस कि डिमोनेटाइजेशन में कुछ कमियां भी थी, कुछ अच्छाइयाँ भी थी, इंटेंशन बहुत अच्छी थी, उनको जो डिमोनेटाइजेशन को करने के लिए थी, ठीक है कि नहीं? और इसी तरीके से जो है यहाँ पे जो ब्लैक मनी था वो काफ़ी हद तक आया भी, तो इस तरीके से आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। आप नेगेटिव में ये भी यूज़ कर सकते हैं कि बहुत इनकन्वीनियंस हुआ, इसमें डेटा जो अभी तक है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, जो आरबीआई ने पब्लिश नहीं की है प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके के मतलब आप अपने तरीके से पढ़ें उसके बारे में और आप एक बैलेंस तरीके की वो ओपिनियन बनाएं, ठीक है? तो ये तो हो गया बैलेंस ओपिनियन की बात। दूसरी बात मैं इसमें बोलता हूँ बैक्ड विद फैक्ट। आप एक ओपिनियन जो है आपकी वो बनाइए, आप अपनी बैलेंस ओपिनियन बनाइए, लेकिन ओपिनियन के साथ साथ आप उसको फैक्ट के साथ जरूर कनेक्ट कीजिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, या फिर आप मेंशन कीजिए जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी रिपोर्ट का आप जिक्र कीजिए, या फिर आप सेंसस 2011 हुआ है तो उसकी रिपोर्ट का जिक्र कीजिए, या फिर आप मेंशन कीजिए यूनाइटेड स्टेट्स जो इंडेक्सेस पब्लिश करता है उसमें इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है तो पॉजिटिव बात है, और डिटोरिएट हुई है तो खराब बात है, तो उसका मेंशन कीजिए आप, ठीक है ना। तो मतलब जो भी आपकी ओपिनियन है वो साउंड होनी चाहिए एक उनके ऊपर जो लॉजिक्स हैं आपके, और जो ग्राउंड में जो फैक्ट्स हैं उसके बेसिस, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट भी हो चुका है पहले। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स कैन बी कवर्ड इन दिस सेक्शन। प्रोज एंड कॉन्स जो है किसी की अच्छाइयां और किसी की बुराइयां जो होती हैं किसी भी चीज की, उन दोनों को आप इसमें कवर कर सकते हैं, तो वही मैंने इसमें लिखा है कि ठीक है ना, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स आप बॉडी के अंदर इंक्लूड कर दीजिए अपने। अच्छा, अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने वहां पर बोला फैक्ट्स, मैंने फैक्ट्स का जिक्र किया मेन बॉडी में, ठीक है। अब मेन बॉडी में जब मैंने फैक्ट्स का जिक्र किया तो अभी आता है कि आप जो है फैक्ट्स वगैरह कहाँ से लेके आए, मतलब क्या है आपका फैक्ट्स, आप कहाँ से आप कलेक्ट करेंगे फैक्ट्स को। तो फैक्ट्स आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे, फैक्ट जो होंगे आपके बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे आपको यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, यूनाइटेड नेशंस जो है बहुत सारे इंडेक्सेस निकालता है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, आपका जो डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया आपका, ठीक है ना। आपका एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके के वो जो है अक्रॉस द ग्लोब जो डिफरेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट पब्लिश करते हैं, खुद भी आके जो है ग्राउंड पे चेक करते हैं, और फिर उसके बाद वो जो है रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, जिसके बाद वो रैंकिंग्स देते हैं वर्ल्ड को। तो वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमारी जो इंडिया है वो कहाँ ग्रो कर रही है और कितना ग्रो कर रही है, ठीक है। पहली बात तो ये होगी आपकी यूनाइटेड नेशंस के जो होते हैं इंडेक्सेस, उनकी रिपोर्ट्स भी होती हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आपका सेंसस होते हैं, सेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। सेंसस जो है गवर्नमेंट को जैसे हर 10 ईयर्स में होता है, आपको पता होगा, तो 2011 में होता लास्ट टाइम। इसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या क्या मेंशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पॉपुलेशन मेंशन होती है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या ग्रोथ रेट है हमारी पॉपुलेशन का, लिटरेसी रेट कितना है हमारे उसमें, वुमेन का लिटरेसी रेट कितना है, मेन का लिटरेसी रेट कितना है, आपकी जो है जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मेंशन होती है उसमें। तो उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं। तो अब इसमें क्या है ना, जैसे सेंसस 2011 है, तो आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेंसस 2011, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप केवल उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, जनरल पॉइंट्स को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आपके पास आएंगे गवर्नमेंट साइट्स जो होती हैं, ऑफिशियल साइट्स, कि एक्चुअली में होता क्या है कि जो नीति आयोग है वो बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है ना, वो बहुत रिपोर्ट्स बनाते हैं अपनी,
तो उसको वो जो अपनी साइट पर मेंशन करते हैं। आपकी जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया होती है, वो जो है जो भी सैंपल कलेक्ट करती है वो अपनी साइट पर अपलोड करते हैं, उसके रिजल्ट्स को, उसकी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं वो लोग। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है हमारा कितना ग्रोथ रेट हो रहा है, कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो सब चीज़ें आप एनएसएसओ में देख सकते हैं, नीति आयोग में देख सकते हैं। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट होती हैं, वो अपने-अपने डेटा देते हैं। तो जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हालाँकि मैं ये बोलूँगा कि आप सेंसस और यूनाइटेड नेशंस, इन पर तो आप अच्छे से पकड़ बना लें। ऑफिशियल जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं उनके जो कुछ इम्पोर्टेंट नीति आयोग की जैसे कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स होंगी, जो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट होंगे जो उन्होंने वो किए होंगे, उनको देख लें यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा एक फोर्थ चीज है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, वो है आपके जनरल फैक्ट्स। जनरल फैक्ट्स में मैं ये कहना चाहता हूँ, आप क्या चीज करें, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन के बेसिस पर इंडिया की क्या रैंक है ना, और आपकी जो है पॉपुलेशन के बेसिस पर क्या रैंक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की एरिया के बेसिस पर क्या रैंक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का कितना परसेंट जो वाटर है वो जो है इंडिया के पास अवेलेबल है, जो पोर्टेबल वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको जो है, तो इसी तरीके की जो जनरल चीज़ें हैं जो आप जो है कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पॉलिटी के कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए कि 15th आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, 2021 में कौन सा राइट है, कि राइट टू प्राइवेसी है, कि राइट टू लिबर्टी है, कि राइट टू लाइफ है, कौन सा है। फिर आपको जो पता होना चाहिए कि रिलीजियस लिबर्टी कौन से राइट्स में दी गई है। तो पॉलिटी के जो बेसिक फंडामेंटल हो गए, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको राइट टू एजुकेशन बोल दिया गया, कि फ्री कि राइट टू एजुकेशन, जो फ्री एजुकेशन दी गई है जो 14 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, तो वो किस आर्टिकल के अंडर है, या फिर इस तरीके की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इन सब चीजों से बहुत हेल्प होती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा सोर्सेस ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो आपने लिख दिया, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले लिखी अपनी कोटेशन, फिर आपने लिखा अपना इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आपने लिखी मेन बॉडी, मेन बॉडी के बाद आए हम कंक्लूजन पर, ठीक है। अभी तक तो फिर आपने क्या किया, आपने सारी चीजें मेंशन कर दी, आपने इंट्रोडक्शन में बता भी दिया कि क्या है जो टॉपिक है उसके बारे में। फिर आपने मेन बॉडी में उसमें प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव, चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशंस वगैरह भी बताने की कोशिश की। गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स जो लिए गवर्नमेंट ने, वो भी आपने मेंशन किया। अब लास्ट में आते हैं हम कंक्लूजन में। कंक्लूजन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन से आपको पता चलेगा कि ओवरऑल आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। तो कंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो और पॉजिटिविटी के साथ आप जो है चीजों को हैंडल करें। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, मेंशन किया है, वन शुड हैव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द चैलेंज, ठीक है। तो जो जनरली जैसे क्वेश्चन में अगर आपको चैलेंज वगैरह की कोई बात करेगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट का जो इशू है, मतलब उसको कैसे आपको एड्रेस करना है, तो वो सब चीजें हैं, तो वो भी एक तरीके का चैलेंज है, उसको ग्राउंड रियलिटी पर लेके आना। तो इन सब चैलेंजेस को आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ और कितनी डिटर्मिनेशन के साथ, कितनी बोल्डनेस के साथ आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो सब चीजें आपकी देखनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक जो है एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि आप जो है ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट, ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट आपको, और सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको बेटर में मिल जाए, तो वो आप चूज कर सकते हैं एक रेडीमेड टाइप से, कि ये तो आप यूज कर ही लेंगे। जैसे मैं क्या है इस स्टेटमेंट में, विद आवर कलेक्टिव एफर्ट्स वी शैल फोस्टर द, फोस्टर मीन्स होता है स्ट्रेंथन करना, फोस्टर द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड वी विल मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, नॉट ओनली फॉर मैनकाइंड एंड बट आल्सो फॉर लाइफ फॉर्म, फॉर ऑल लाइफ फॉर्म, मतलब इंसानों के लिए नहीं, जो जीव जंतु हैं दुनिया में, जो भी प्रजातियां हैं जिनमें जीवन है, जान है, उन सभी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बात से हमेशा एंड करें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा ऐसे का टॉपिक अभी तक का। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर, वो ये है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऐसे से रिलेटेड, कि आप जो है फैंसी वर्ड नहीं यूज करें बहुत ज्यादा। क्या होता है ना, हम लोग कई बार एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं, वो कई बार फिट नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात होता है कि कई बार हमें उनकी स्पेलिंग नहीं याद होती। तीसरी बात, दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात ये होती होगी, हमें उसका यूसेज ही नहीं मालूम ठीक से, बस हमने जबरदस्ती यूज कर लिया। तो हमेशा अपने जो वर्ड्स हैं उनका इस तरीके से यूज कीजिए जो बहुत ही लूसिड हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से, और बहुत ही फ्लो के साथ मेंटेन हो वो, ठीक है ना। तो इसका इसका मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब ये है, आप जो है जब भी आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे ना, तो आपका एक वोकैब का एक स्फीयर तैयार हो जाएगा उसके साथ।
तो हमेशा उसी स्फीयर्स में से वर्ड को पिक कीजिए, ना कि आप ऑल ऑफ अ सडन बाहर से किसी वर्ड को ले आए जो कि मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एग्जामिनर को इंप्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ना खराबी होता है, आपका फ्लो जो है डिस्टर्ब होता है। ठीक है, फ्लो डिस्टर्ब होता है, ग्रामेटिकल एरर होंगी उससे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करें, सिंपल वर्ड यूज करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि आपको जो है फैंसी वर्ड्स वगैरह यूज नहीं करने। अच्छा, अब जो है हमने बात करी है कि आपको जो कैसे कैसे ऐसे लिखना है, लेकिन अब आपको जो है प्रिपेयर कैसे करना है एसेस वगैरह के लिए, सोर्सेज क्या होने चाहिए इसके लिए। तो आप जो है न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ लिया आपने, आपको पता चलता है करंट सिनेरियो क्या है, कुछ फैक्ट्स आपको मिलते रहेंगे, आपको जो है ओपिनियंस मिलती रहेंगी डिफरेंट। आपने हिंदू पढ़ लिया, आपने पायनियर पढ़ लिया, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लिया, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बेसिकली। लेकिन जो न्यूज़पेपर वाला जो पॉइंट है ये बाद में आएगा। सबसे पहले तो आता है आपका टेलीग्राम ग्रुप्स एंड फेसबुक पेजेस। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो टेलीग्राम पेजेस होते हैं और जो फेसबुक पेजेस होते हैं, उस पर आप क्या कीजिए, उस पर ग्रुप में आप ऐड होइए और वहां पर जो है जो टॉपिक डिस्कस, क्योंकि जनरली क्या होता है वहां पर जो है ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है कि इस दिन ये टॉपिक डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, और नहीं भी होता तो आपने जो ऐसे लिखा है उसको डिस्कस कीजिए, उसको वहां पर पोस्ट कीजिए और वहां पर रिक्वेस्ट कीजिए कि आप जो है इसको, इस ऐसे को जो है वो करिए, इवेलुएट कीजिए और मुझे बताइए कमियां कहाँ है। और जो ऐसे उसमें आए हुए हैं और स्टूडेंट द्वारा और जो आपके कंपटीशन में है, जो आपके ब्रदर्स हैं, उनको जो है आप जो है वो उनकी भी मदद कीजिए, आप उन भाइयों की। ठीक है ना, तभी तो चलेगा, म्यूचुअल है ना दोनों चीजें। ठीक है, इस तरीके से आप जो हेल्प कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो आपका एक स्फीयर है ना थॉट्स का, वो बढ़ेगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज ऐसे भी करी जा सकती थी। तो जब आप एक ऐसे को आपने लिखा और फिर कुछ टाइम के बाद आप जो है उस ऐसे को कलेक्ट कीजिए, और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उस ग्रुप में मेंबर्स ऐड हैं, उन सब ने लिखा होगा, फिर आप उसको कलेक्ट करने के बाद और उसको प्रॉपर कि ये मेरा अच्छा है और ये वाला जो मटेरियल है वो इस स्टूडेंट ने काफी अच्छा लिखा है, ये कोटेशंस जो है इस स्टूडेंट ने काफी अच्छी लिखी है, फिर उसका एक एमलगमेशन बना के और उसको प्रॉपर अपना प्रिपेयर कीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका एक बेस्ट ऐसे निकल के आएगा। ऐसा ही आप कर सकते हैं फेसबुक में भी और टेलीग्राम दोनों ही ग्रुप पर। ठीक है, बुक्स आती हैं, कुछ बुक्स आती हैं जिनको आप जो यूज कर सकते हैं एक रफ उसके लिए कि आप कैसे इनिशिएट करें किसी ऐसे को। वो बताएंगे कि उसमें जो है कंक्लूजन होता है, स्टेटमेंट होता है, कैसे प्रोसीड करेंगे आप ऐसे को, इस तरीके से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उसमें। तो आप जो है ऐसे वगैरह की बुक भी ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो टेलीग्राम ग्रुप्स एंड फेसबुक पेजेस के थ्रू ही होता है। उसके बाद आप बुक्स वगैरह पढ़ जा सकते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद आप न्यूज़पेपर वगैरह में जाएं। और फैक्ट्स वगैरह के लिए तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको जो है यूएन की जो रिपोर्ट्स होती हैं और जो आपको सेंसस होते हैं जो लेटेस्ट हुआ है 2011 में, आप उसको रेफर कीजिए, वो बेस्ट है चीजें। उसके बाद आप जो है जो चीजें मैंने बताई वो करें, और फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप जो है अपने हिसाब से जो भी आपको सुटेबल लगता है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं आपके लिए कैसे और हेल्प कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरे पास जो है मटेरियल भी है, तो अगर इन केस आपको लगता है कि आई कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, तो आप मुझको बताइए, मैं वो मटेरियल भी प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से जो है अपना एग्जाम करें, और जो है आपका इसमें 70 प्लस तो मिनिमम आए ही आए। ठीक है ना, तो यही मेरा एक बार वो है इसमें। ठीक है, चलिए, और आप जो है अपने अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। अभी जो 25 डेज का जो टाइम है वो काफी सफिशिएंट है। और इन केस ऑफ एनी जो आपको लगे कि मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आप तुरंत मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं वो जो है मटेरियल हो, ऐसे हो, लेटर हो, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।